हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टच। मैं आपका अपना हिमांशु सर, जो कि आज फिर से लेक्चर एक लेके आ गया हूं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फैराडे के एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया था। अब आइए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई एंड फैराडे सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। ईएमआई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कैसे फैराडे ने पहला अपना नियम दिया। लिखिएगा तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई डालिए सब लोग। आज ये पूरा लेक्चर होगा फैराडे लॉ पे और लेंज लॉ पे। तो फटाफट से सब लोग कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और आज के इस लेक्चर को एकदम ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि इस लेक्चर से, इस वाले आज के लेक्चर से आपके 5 नंबर तैयार होने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ और लेंज लॉ और उस पे क्वेश्चन। तो हेडिंग लगाइएगा फटाफट, चूहा को खाना करिए बंद और हेडिंग लगाइए फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई का क्या मतलब होता है? वो वाला ईएमआई नहीं जो लोन लेते हो। अगर लोन लिए हो तो ईएमआई तो भरने पड़ेगी, और एग्जाम पास करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना ही पड़ेगा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे फैराडे ने अपना पहला नियम दिया था। क्या बताए थे उन्होंने? तो लिखिएगा व्हेनेवर देयर इज ए चेंज, व्हेनेवर there is a change in magnetic flux linked in magnetic flux F है वो फ्लक्स linked with a conductor, कंडक्टर का मतलब क्या समझते हो? चालक, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है ना, ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो। इज दैट मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास, दैट कॉल बी कंडक्टर। व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर इज द विच मटेरियल देयर इज नो इन इलेक्ट्रिक फ्लो आर इज कॉल्ड क्या? इंसुलेटर। एंड सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर आगे पढ़ेंगे। सेमी कंडक्टर होता है वो भी सेम, उसमें भी इलेक्ट्रिक पास करती है ना। तो सेमी कंडक्टर यूज होता है हमारे पीएनपी ट्रांजैक्शन, एन टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर। जब हम लोग उसमें वो पढ़ेंगे अभी अगले क्लास में, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर एनपीएन आपके इसमें है? हाँ, 12th में है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये सब के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिर ये समझिए फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कंडक्टर। आगे और लिखिए, पूरा लिख लीजिए फिर समझाता हूं। एंड ईएमएफ इज लिंक्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ईएमएफ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ इज, इसको कैपिटल लिख दीजिए, ईएमएफ E डॉट एम डॉट एफ इज प्रोड्यूस्ड। क्या होती है वहां पर? तब हमारी ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगती है। प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर कॉमन ब्रैकेट लगाइए फुल स्टॉप करके, ब्रैकेट के अंदर लिखिए इफ द कंडक्टर फॉर्म्स ए, इफ द कंडक्टर forms a loop or coil, क्या? forms a closed loop, या फिर coil कर लीजिए। and induced current flows what is induced current?
अभी कल बताया था मैंने इंड्यूस करंट क्या होती है। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टिंग कॉइल रखा जाता है तो वहां पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारी एक करंट पैदा हो जाती है, जिसको फैराडे ने बताया। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उन्होंने जब ऑब्जर्व कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कंडक्टिंग कॉइल रख रहे थे। जब कंडक्टिंग कॉइल रखने के बाद उसमें कुछ करंट जनरेट हो जा रही थी बिना किसी सोर्स के, बिना बैटरी, बिना सेल, बिना किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के, उसमें करंट हल्की सी आ जा रही थी। तो उसी करंट का नाम क्या दिए थे, वो इंड्यूस्ड करंट। ठीक, तो वही बात है, एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट, उसमें बहने लगती है, थ्रू इट। ठीक, एक बार पूरी डिफिनेशन सुनिएगा फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई की। ईएमआई क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण ना। ये पूरा मैग्नेट पे है कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। मैग्नेट अगर कोई डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे पंखा हुआ या भी कोई मोटर हुई, जनरेटर हुआ, डायनामो हुआ, एम्पलीफायर हुआ, या फिर कोई भी ट्रांजिस्टर वगैरह हुए, तो आप लोग देखते हो उसके अंदर क्या छोटे छोटे मैग्नेट भी देखने को मिलते हैं। तो कैसे वो वर्क होता है, वो सब यही बातें यहाँ से हमारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्लास है आपका, कुछ समझ में आएगी अगर ध्यान से सुनेंगे। तो वेन एवर देयर इज ए चेंज, कभी कभार ऐसा चेंज होता है, वेन एवर मतलब कभी कभी, वेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कभी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, नंबर ऑफ पासेस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बताया था शुरू में। मैग्नेटिक फ्लक्स होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के अंदर से जब पास होती है, और कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस सरफेस के बाहर निकली, दैट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वही होता है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। Whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor, किससे लिंक हो, एक कंडक्टर से। कभी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स में ऐसा चेंज होता है कि उसको अगर हम लोग किसी कंडक्टर से जोड़े रहते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है, प्रोड्यूस होने लगती है, बनने लगती है। प्रोड्यूस मतलब बनना, निकलना, प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, एक बनना जिसको कहते हैं। तो व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कभी जब हम किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं और उसको किसी कंडक्टर से क्या करते हैं, लिंक्ड करते हैं, एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, तो उस कंडक्टर में क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होने लगती है, बनने लगती है। ब्रैकेट में कुछ लिखे हैं, इफ द कंडक्टर फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप, ये तभी ऐसा होगा जब हमारी पूरी कंडक्टर कैसी हो, एक लूप बनाए, मतलब जहां से शुरू हुआ रहे वहीं पर आके एंड हो जाए ना, एक क्लोज्ड लूप बनाए, एक बंद पास बनाए, चारों तरफ से वो उसका सर्किट क्या रहे, क्लोज रहे, ऐसा खुला हुआ ना रहे, किसी भी तरह से ऐसे खुला हुआ सर्किट हमारी ना रहे, तो कैसी रहे, क्लोज्ड लूप बनाए। क्लोज्ड लूप बनाने का मतलब कि वो दोनों तरफ से बंद रहे, एक सिरा दूसरे सिरे से अटैच रहे। तो क्लोज्ड लूप यही होता है, जैसे कि एक वायर लीजिए, वायर को क्या करिए, जहां से स्टार्ट कीजिए फिर वहां जाके उसको जोड़ दीजिए, तो ये हुई हमारी पूरी क्लोज्ड कॉइल या फिर लूप, इसी को बोलते हैं क्लोज्ड लूप। ओके, तो बात समझ में आई। इफ द कंडक्टर फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप, ये तभी ऐसा होता है जब क्या हो, हमारा कंडक्टर एक क्लोज कॉइल या फिर क्लोज लूप बना रहा हो। तो ये फैराडे ने पहले लॉ में समझाया, तो सिंपल से समझिए एकदम कि फैराडे ने अपने पहले लॉ में यही बताया कि जब किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जा रहा हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जा रहा हो, तो उसके अंदर कोई कंडक्टर कॉइल रखते थे। अब जो एक्सपेरिमेंट तो यही कर रहे थे ना, तीन तरीके से हम लोग उनका एक्सपेरिमेंट देखे थे। एक बार मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा घटा रहे थे, दूसरी बार कंडक्टिंग कॉइल को बढ़ा घटा रहे थे, तीसरी बार क्या किए वो तीसरी बार उन्होंने कंडक्टिंग कॉइल को बढ़ा घटा रहे थे, तीसरे में उन्होंने कंडक्टिंग कॉइल को रोटेट कर दिया था, घुमा दिया था, तभी इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रही थी। यही वो एक्सपेरिमेंट किए थे। यहाँ पर उन्होंने किया
मैग्नेटिक फ्लक्स को हल्का सा चेंज किया, उसके अंदर कंडक्टर लाके रखा, उन्होंने फिर वहां पे पाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और देखा कि वहां से क्या बनने लगी, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होने लगी। तो बात यही तो एक्सपेरिमेंट किए थे वो, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर कॉइल रख रहे थे, रखने के बाद मैग्नेटिक फील्ड को एक एक्सपेरिमेंट में कम ज्यादा कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रही थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रही है तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस हो जाती थी थोड़ी सी। तो यही बात हमारे फैराडे साहब ने अपने पहले लॉ में बताया है कि व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कंडक्टर एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। और ये तभी ऐसा होता है जब वो कंडक्टर जो हो हमारी वो क्लोज्ड सर्कल वो कॉइल बनाए, यानी इस तरीके से, एंड इट इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू इट, और तब वहां पर हमारी इंड्यूस्ड करंट होती है फ्लो करने लगती है, बहने लगती है। तो ये था फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई ना, एक तरीके से। और इसको कह सकते हैं, मान के चलिए हमारे पास एक क्या है, ये क्वायल है, एक क्वायल है, क्वायल को हम लोगों ने बैटरी से अटैच किया, एक यहाँ पर कुंजी लगा दी, फिर इसको यहां से जोड़ दिए ना, तो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर बढ़ने लगी। यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर जी से दिखाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से गैल्वेनोमीटर है, इसमें हमारी इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए आई कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है। आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, आई बराबर पढ़े हो आप सब, आई बराबर क्यू बाई टी। एक बात और कि नॉर्थ और साउथ पोल होता है हमारे मैग्नेट में ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हुई साउथ पे जाके मिलती है, ऐसे कुछ ऐसे देखते होंगे आप लोग, नॉर्थ से निकलती है साउथ को मिलती हैं और एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, ऐसे कुछ निकलती हैं और साउथ को मिलती हैं। अंदर की ओर कैसा होता है, अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर होता है ना, बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ और अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ होता है। तो यहाँ पर कुछ अभी हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं कर पाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी, ये फैराडे लॉ में इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया फैराडे साहब ने, कि अगर किसी क्वाइल में कंडक्टिंग क्वाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बह रही है और उसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रही है साथ साथ, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, कैसे निकाला जाता है, ये बात उन्होंने नहीं बता पाई थी। इसको बताए थे लेंस साहब। आगे पढ़ते हैं, पहले इनका पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं, इनका जो बात बताए हैं जान लेते हैं। तो ये क्वाइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, एक कुंजी से जोड़ दिए और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दिए। तो और ये मैग्नेट है, मैग्नेट से नॉर्थ से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ को मिलती है, अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ। ओके, इतनी बात कंफर्म होती है, ठीक। तो इस पे ये एक, इसको इरेज कर दीजिए, एक डिफिनीशन इसकी और लिख सकते हैं, एक डिफिनीशन और करके और लिख लीजिए इसी में, और करके और एक डिफिनीशन और लिखिए नीचे, लिखिए whenever there is a relative, whenever there is a relative, whenever there is a relative motion between a coil, motion between a coil, whenever there is a relative motion between a coil and magnet और या फिर एंड EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF is induced in coil, is induced इन क्वाइल, इज इंड्यूस्ड इन क्वाइल क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बन जाती है उसमें, क्वाइल कंडक्टिंग, इफ द इट इज क्लोज्ड सर्किट, इफ द इट इज ए क्लोज्ड सर्किट
if the it is a closed circuit and induced current flow flows, तो क्या होता है, एक इंड्यूस्ड करंट भी उसमें बन जाती है, फ्लोज थ्रू इट। तो सिंपल सा मतलब यही है इनका पहले लॉ का कि जब किसी कंडक्टिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है और एक इंड्यूस्ड करंट बहने लगती है। पहले लॉ में यही साफ साफ इन्होंने बताया फैराडे साहब कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टिंग कॉइल लाते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, साथ साथ एक करंट छोटी सी और जनरेट होती है जिसका नाम है इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो यही बात लिखी है इस डिफिनीशन में। व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन ए कॉइल एंड मैग्नेट and EMF is induced in the coil if it is closed circuit and induced current flows through it। तो दूसरे डिफिनीशन में ये बात बताई गई है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टिंग कॉइल रखी जाती है तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसमें जनरेट होती है। आप जानते हैं मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैग्नेट से ही तो निकलती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। उसी जो लाइंस निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वही है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी वही उस बॉडी पर, उस कंडक्टिंग कॉइल पर लगाती है, जिसके कारण एक करंट जनरेट हो जाती है, उसका नाम होता है इंड्यूस्ड करंट। ये बात फैराडे ने फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई में उन्होंने ये बात बता दी। आइए और क्या है, एक बात यहां पर ऐड कर लीजिए, बहुत जरूरी बात है। एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ and the induced EMF last as long as and the induced EMF lost as long as the change in flux is taking place। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ समझिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, तो आप सीधा सिंपल थ्योरी लिखिएगा, इसकी डिफिनीशन ये वाली लिख दीजिएगा, चाहे ये वाली अगर लिखते हैं तो ये एक बात और ऐड करनी पड़ेगी, क्या, whenever there is a relative motion between a coil and magnet and EMF is induced in coil if it is a closed circuit and induced current flow through। और यहाँ पर एक बात है क्या, and the induced EMF, और क्या उसमें जनरेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है, लास्ट लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स इन टेकिंग प्लेस। ये तभी तक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा जब तक हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तभी तक जनरेट होती रहेगी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तभी जनरेट होती है जब क्या हो, लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते रहे, बदलाव होते रहे, कम ज्यादा होता रहे ना मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो उस सरफेस के अंदर से कम ज्यादा पास हो। मैग्नेटिक फ्लक्स तो आप जानते हैं कि सरफेस से अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पास करना, तो अगर कम कभी पास कर रही है कंडक्टिंग कॉइल के अंदर से, कभी ज्यादा पास कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही होती हैं, तो टेकिंग प्लेस। तो ऐसा तभी होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम ज्यादा पास होती रहती है। ये बात समझ में आई होगी फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सॉरी ये मोशन बार बार आ रहा है। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने शायद फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोल दिया था, तो मोशन नहीं है वो, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बच्चा, तो उसके लिए उसको स्किप करिएगा। तो ये समझिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ईएमआई का मतलब। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई आप लोगों ने समझ लिया और इसके बारे में क्या बातें हैं उसको लिख लेंगे। अब आइए समझते हैं फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई। हेडिंग लगाइए,
इसका नोट्स हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका सारा पीडीएफ फॉर्म में हम अपने हैंड राइटिंग से लिख के इसका पूरा नोट्स आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। जो बच्चा प्रॉपर नोट्स बनाना चाहता है ये हमारे साथ साथ भी बना सकता है, अगर वो पीडीएफ निकाल के पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में ना जुड़ा हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग क्लिक करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो मोर का नीचे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी लाइनें लिखी होंगी, तो उस पर क्लिक करिएगा, मोर का ऑप्शन आएगा। नीचे जाएंगे तो ब्लू कलर में बहुत सारे लिंक होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक होगा। तो ठीक उस पर आप लोग मैसेज डाल दीजिए, फिजिक्स टच पे व्हाट्सएप ग्रुप है, जुड़ जाइए और सारे पीडीएफ वहां पर प्राप्त करिए। और क्लासेस की जो भी नोटिफिकेशन आती है हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। तो समझिए, अब फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई डालिए। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मन लगा के पढ़िए बच्चा, समझिए एकदम इसको। फैराडे फर्स्ट लॉ को हम लोगों ने समझ लिया, ठीक। अब पढ़ते हैं फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई। ये क्या बताए, पहले में तो उन्होंने थोड़ी सी बात बताते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी कंडक्टिंग कॉइल है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है और क्या जनरेट होती है, इंड्यूस्ड करंट। ये बात उन्होंने आसान भाषा में एकदम बता दिया पहले अपने डिफिनेशन में। दूसरे सेकेंड लॉ में ये क्या बताते हैं, दूसरे नियम में सेकेंड लॉ में लिखिएगा, द मैग्नीट्यूड of induced EMF, the magnitude of induced EMF को कहीं कहीं EMF जो होता है बेटा ना, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है ये कहीं कहीं हमारी ये कुछ तिरछा ई से दिखाया जाता है। किसी किसी बुक में से कुछ ई को क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है, कर तिरछा, और कहीं कहीं सिग्मा से दिखा दिया है। तो बुक में कहीं आपको तिरछा ये हल्का सा बेंड हुआ हमारा ई दिखाई देगा, कहीं कहीं सिग्मा लिख देता है किसी किसी बुक में। तो ईएमएफ का सिंबल ये होता है और सिग्मा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ईएमएफ कहीं कहीं ईएमएफ ना लिखकर ये सिंबल बना देगा, तो आपको समझना पड़ेगा ईएमएफ ये ई लिख दे रहे हैं, ई और सिग्मा, ठीक। तो इसको इस लेटर से दिखाया जाता है सिंबल से। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब, आप उसके जितना पास आते हैं वो भी आपसे उतना पास आती है। हाँ, समझ रहे हो ना कि आंखों में आंखें चार होता है। तो समझ जाइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, दूसरा घटता है तो पहला भी घटता है ना। The magnitude of induced EMF E sigma is directly proportional to rate of change of magnetic flux, to rate of change of magnetic flux। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनती है हमारी कंडक्टिंग कॉइल में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स कम ज्यादा निकलेंगी उतनी ज्यादा हमारी ईएमएफ बनती जाएगी। पंखा अगर स्लो चलता है तो देखते हैं आप, कभी ऐसे धीरे 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 चलता है। सीलिंग फैन कभी क्या होता है, लाइट ज्यादा पाता है, उसमें जितनी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना जल्दी पास होंगी उस कंडक्टिंग कॉइल के अंदर से, उतना ही तेज हमारा क्या होता है, उसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है और वो पंखा उतनी तेजी से रोटेट करने लगता है। तो वही होती है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जल्दी से
एक बात नोटिस करिएगा कि इंड्यूस्ड करंट तभी जनरेट होगी जब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी चेंज हो। चेंज होने का मतलब यही है, ये नहीं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा कभी हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो जा रहा है, इंड्यूस्ड करंट उतना ही बनती है ना, सेम हमेशा रहती है इंड्यूस्ड करंट। लेकिन ऐसा कब होता है, इंड्यूस्ड करंट तभी बनती है, इंड्यूस्ड करंट, ये बात समझिएगा गौर से, इंड्यूस्ड करंट किसी कंडक्टिंग कॉइल पे तभी बनती है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहे। मैग्नेटिक फ्लक्स आप समझे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कंडक्टिंग कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वही जो मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल के सरफेस के अंदर से निकल रही हैं, वो कितनी नंबर ऑफ निकल रही हैं और कितना चेंजेस हो रहे हैं, कभी 2, कभी 4, कभी 8, कभी 10, कभी 1, कभी 2, कभी 8, कभी 4, कभी 10, कभी 20, कभी 30, ऐसे जल्दी जल्दी चेंज होते रहे, उसमें चेंजेस होते रहे। अगर यही क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो 10 पास करे तो हमेशा 1 घंटे तक 10 ही पास करे, तो पंखा उसी पे ऐसे ऐसे घूमता रहेगा ना। अगर जल्दी से अगर चेंजेस होते रहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में, जैसे हमारी एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड कुछ ऐसे चलता रहता है, इसी प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारे चेंज होते रहेंगे। जितना जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होते रहेंगे, उतनी ही तेजी से हमारे डिवाइस वर्क करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। ठीक, तो यही होता है, इंड्यूस्ड करंट हमारी सेम बनी रहती है। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, तो जिस स्पीड से जो वस्तु चल रही होगी, जैसे पंखा हमारा, तो उसी स्पीड पे चलता रहेगा। तो इसको समझ गए होंगे, ये लिख लीजिए डिफिनीशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, बात समझ में आई? इसको लिखिए, फिर इसका फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला सेकेंड फैराडे सेकेंड लॉ का, तो ईएमएफ पे है पूरी बात, ईएमएफ पे ई, यही ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन टी, रेट किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई, डेल्टा फाई, हल्का सा मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। टी क्या है, रेट, रेट मतलब समय, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमेशा कोई भी चीज देखी जाती है, वो देखी जाती है हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, वो कितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें बन रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आप जानते हो कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो यहां पर आएगी 1। फैराडे साहब ने वो वैल्यू यहां पर 1 पाई, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसके जगह पर सीधा क्या हो जाएगा, E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये बात उन्होंने पाया। ये फार्मूला बनता है हमारा फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो होता है कि हमेशा द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ई और सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो ये आपको कंफर्म हुआ। और एक बात, ये तो हो गई ई एवरेज की। ई एवरेज अगर निकालना चाहे तो ई एवरेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एवरेज निकालना चाहे किसी का, एवरेज आप लोग निकाला जानते हैं। एवरेज के लिए क्या करते हैं, डी फाई अपॉन डी टी ना, मॉड लगा देते हैं। ई एवरेज बराबर डी फाई अपॉन डी टी, एवरेज का यही फार्मूला होता है, डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी, सॉरी, डेल्टा फाई अपॉन माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस में आ जाता है एवरेज वाले में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। ई एवरेज बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अगर इसको माइनस नहीं लेते हैं, मॉड लगा देते हैं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फार्मूला बन जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एवरेज का फार्मूला।
और यही अगर इंस्टेंटेनियस की बात कर दें, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे बात कर दें, किसी पार्टिकुलर सम टाइम के लिए अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कितनी इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रही है वो बताइए। तो उसके लिए हमारा निकलता है ई इंस्टेंटेनियस बराबर ई हमारा ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस बराबर आप लोग जानते हैं, जहां इंस्टेंटेनियस की बात होती है वहां फटाक से क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन डी फाई अपॉन डी टी, और ये भी कर देंगे हम लोग ई इंस्टेंटेनियस बराबर मॉड ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। ये फार्मूला बन जाता है किसके लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए, ये बनता है हमारा एवरेज के लिए। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई आपको समझ में आया होगा, उसका फार्मूला समझ में आया होगा और उसकी डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। इरेज करें इसको, ठीक इरेज करते हैं। मुस्कुराने परफेक्ट दिख रहा है ना बोर्ड, एकदम ऊपर नीचे तो नहीं दिख रहा आप लोग को, हाँ ठीक है। तो अब हेडिंग फटाफट से लगाइएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड एमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और करंट, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ये बात बताता है हमारा लेंस लॉ। लेंस लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फैराडे साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को वो नहीं निकाल पाए थे, उसके बारे में नहीं उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया था, तो उनकी थ्योरी को उनके लॉ में थोड़ा सा चेंज करने के लिए, हालांकि लॉज का भी चेंज नहीं होते हैं, जितने भी लॉज होते हैं थ्योरम हमेशा चेंज हो सकती है ना, रूल चेंज हो सकते हैं, बट लॉज इज नॉट चेंज इन फ्यूचर। तो जो लॉज होते हैं वो कभी भी भविष्य में फिर या फिर प्रेजेंट में फिर कभी भी लॉज को कोई नहीं चेंज कर सकता। किसी ने अगर अपनी कोई लॉज को दिया, अगर उसका नाम लॉ पड़ गया तो लॉ कभी चेंज नहीं होता है, लॉ कानून चेंज नहीं होते हैं। आप लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा जो संविधान है, संविधान में भी क्या है, बहुत सारे सेक्शंस हैं, धाराएं हैं ना, आर्टिकल्स हैं, वो सब चेंज नहीं होते हैं, चेंज नहीं करते, बट उसको क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं, करेक्शन करते हैं, उसको काटते नहीं, उसको हटाकर एक आर्टिकल उसके अंदर और ए बी सी करके ऐड करते हैं ना। तो लॉज को कभी चेंज नहीं किया जाता, हमेशा थ्योरी को नकारा जाता है, लॉज कभी नहीं चेंज होते बच्चा। तो लेंज लॉ ने क्या बताया, लेंज लॉ आए एक अच्छे खासे जर्मन वैज्ञानिक, जिन्होंने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट के बारे में बताते हैं, और वह कहते हैं, एक लॉ देते हैं, जिस लॉ को नाम दे देते हैं वो लेंस लॉ। लेंस लॉ में यही बताएं वो कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन या फिर जो उसमें करंट बन रही है उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। लिखिएगा, लेंस लॉ, हेडिंग लगाइए, लिखिए फटाफट, एकदम ध्यान इधर ही होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, the direction of induced EMF, electromagnetic field, the direction of induced EMF is always said that, is always such that, is always such that it opposite the cage, it opposite
it opposite the cage, it opposite the cage, producing it, हा बेटा बाप को मार रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजिट द केज प्रोड्यूसिंग इट। हाँ, तो लेंस साहब ने बताया कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और जो उसमें करंट दौड़ती है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, तो हमेशा वो जिसके कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न हो रही थी? तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण उत्पन्न हो रही थी ना। किसके कारण उत्पन्न हो रही थी? मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण उत्पन्न हो रही थी उसमें। इसीलिए वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी ये हमारा सॉरी तो उस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक, ये बात समझ में आई क्या? फिर से समझिए, लेंज ने क्या बताया इस लॉ में, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो उसमें करंट बन रही है उसमें डायरेक्शन वह उसी का विरोध करती है जिसके कारण वो बनती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन उसी का विरोध करती है, उसी के अपोजिट में होती है उसकी दिशा जिसके कारण वह बनती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट किसी कंडक्टिंग कॉइल में किसके कारण बन रही थी? वो बन रही थी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। मैग्नेटिक फ्लक्स में बार बार चेंजेस आ रहे थे, तभी हमारी इंड्यूस्ड करंट या फिर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, यही कारण था। तो इसी कारण की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? वो होगी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात लेंस साहब ने प्रूव करके अपनी इस लॉ में बता दिया। तो इस लॉ को हम कर सकते हैं किड किल्स फादर, बेटा बाप को मार, जिसने उसे पैदा किया उसी को मार रहा है। तो जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, वो उसी के उल्टा डायरेक्शन में होता है। ये बात लेंज ने बता दिया। आइए एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 ये हमारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक हम रख देते हैं कंडक्टिंग कॉइल। कंडक्टिंग कॉइल को हम एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ घुमाते हैं, तो हम लोगों ने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, ACW एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में घुमाए। तो हमारा जो B होता है, B आप जानते हैं, B होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है। कंडक्टिंग कॉइल को हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इंक्रीज, फाई भी हमारा बढ़ता है, इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारी बढ़ती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ जो होती है हमारी, ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट यहां से बन जाती है। जब कंडक्टिंग कॉइल में चेंजेस होते हैं तभी तो इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारी बढ़ती जा रही है, यहाँ से निकलने लगती है हमारी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट। ठीक, जब इंड्यूस्ड करंट बन जाती है, इंड्यूस्ड करंट हमेशा किसका अपोजिट होती है? विरोध करती है किसकी डायरेक्शन का? फाई मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहां से क्या हो जाएगी? तो अपन इसको घटा देते हैं। जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होने लगती है तो ऑटोमेटिकली यहां तक तो बढ़ रही है, बट जैसे ही इसके कंडक्टिंग कॉइल में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं हम लोग,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और हमारी इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाती है। इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाती है, तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा विरोध करती है किसका, जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। लेंस लॉ में बताया गया है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली ऑलवेज सच दैट इट अपोजिट द केस प्रोड्यूसिंग इट, जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। तो फाई जो होगी बढ़ रही है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट आ जा रही है, और इंड्यूस्ड करंट आ जा रही है तो इंड्यूस्ड करंट विरोध करेगी किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का हमेशा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी कम हो जाएगी। ओके, तो इसका आंसर यही हुआ। ठीक, इरेज करते हैं। एक एग्जांपल और देखिए लेंस लॉ के। हाँ, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है ना? हाँ, आनंद आएगा। दूसरा लिखिए एग्जांपल नंबर 2। बना दीजिए अपनी मैग्नेटिक फील्ड। इस बार हम लोग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कुछ, अभी तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर जा रही थी उस पहले वाले में, अभी मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड कर देते हैं, बाहर की ओर। आउटवर्ड में कुछ ऐसा होता है बच्चा, डॉट डॉट ना, डॉट का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर हमारी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर आपके अंदर घुसती हुई ऐसे निकलती हुई आ रही है। तो बोर्ड से कुछ ऐसी हमारी मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए निकल रही है। यहां पर एक एज्यूम करते हैं हम लोग, क्या, कंडक्टिंग कॉइल जिसमें करंट बह रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे इंड्यूस्ड करंट बह रही है आई डैश, इंड्यूस्ड करंट को दिखा दे रहे हैं आई डैश से, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसे बह रही है। तो यहां पर होगा फाई बढ़ेगी हमारी, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, हमारा वो भी मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी इंक्रीज करेगी। जब इंक्रीज करेगी तो यहां से निकल के आती है क्या, ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट यहां से निकल जाती है, तब इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट उसी का विरोध करती है जिसके कारण वो जनरेट होती है। तो हमेशा फाई यहां पर भी क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है फाई, तो फाई यहां से डिक्रीज कर जाएगा ना। यहाँ हमारा फाई यहाँ पर ऊपर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही हमारी इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी वो उसको अपोजिट विरोध करने लगेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने लगेगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर हमारी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, ये एग्जांपल समझ में आया? ठीक है। इरेज कर दे रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई हो, ये हमारा था आज का लेक्चर था फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई एंड लेंज लॉ पे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई में कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टिंग कॉइल लाई जाती है और कंडक्टिंग कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंजेस आते हैं तो वहां पर हमारी इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये बात मैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई में बताया गया, सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई में बताया गया कि हमेशा द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के या फिर इंड्यूस्ड करंट जो उसमें जनरेट हो रही है ना। जितनी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, फ्लक्चुएट होंगी, चेंजेस हो गए मैग्नेटिक फ्लक्स में, उतनी ज्यादा हमारी क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट उस कंडक्टिंग कॉइल में जनरेट होगी। ये बात सेकेंड लॉ में फैराडे ने बताया और फार्मूला दिया E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन का डेल्टा टी, और E एवरेज के फॉर्म में दिया E एवरेज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद इंस्टेंटेनियस की बात करें हमारे फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई की, वो निकल के आया क्या, E बराबर
मॉड ऑफ डी फाई अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने लेंस लॉ पढ़ा। लेंस लॉ में क्या पढ़े हम लोग? लेंस लॉ में हमने बताया आपको द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सेट द अपोजिट द केस ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सेट अपोजिट टू द प्रोड्यूसिंग ऑन इट। मतलब ये मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड करंट बनती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है वो हमेशा उसी का विरोध करेगी जिसको उसने उत्पन्न किया। तो उत्पन्न करने वाला कौन था इंड्यूस्ड करंट को? हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स थी। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा हमेशा हमारा ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट और उसको दबाने की कोशिश करेगा। ये बात बताया लेंस साहब ने और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और फैराडे लॉ और लेंस लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, बुक से करिएगा। जो चीजें आपको समझ नहीं आई हो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको उसका आंसर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? आगे का लेक्चर जो होगा इसी चैप्टर से चलेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो भी बातें होंगे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सारी क्लासेस फ्री मिल रही है आपको, ठीक है? जय हिंद।